प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मेरे बच्चे सबसे पहले तो आप मेरे साथ ना रिवीजन कर लीजिए आपका कंडीशन क्या था। हमने बोला था बेसिक कंडीशन दो होंगे। पहला, जहां पे आपको 182 डेज देखने हैं पिछले साल के, या फिर आपको पिछले साल के 60 दिन प्लस इसके साथ ही साथ 365 दिन उसके और पिछले 4 सालों में, 365 आउट ऑफ 4 ईयर्स। ये बेसिक कंडीशन था। एडिशनल कंडीशन की अगर हम बात करें, एडिशनल कंडीशन, तो ये इसका भी 2 पॉइंट था। ए पॉइंट में बोला गया 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब बेसिक कंडीशन 2 बार उसने फुलफिल किया हो। बी में आएंगे तो बी में बोला गया 730 डेज आपको इंडिया में स्टे करना होगा आउट ऑफ 7 ईयर्स। तो ये दोनों कंडीशन आपके एक साथ फुलफिल होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अजय इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18th अप्रैल 2021 एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द डेट ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है मेरे बच्चे, उसने ईरान कब गया? 18th अप्रैल को गया। ठीक है, तो ए में लिखेंगे सिंस अजय did not fulfill basic any of basic condition, basic condition so he is non resident। अब यहां पे ये सवाल नहीं करेंगे सर कि क्या वो तो सिटीजन था। ठीक है, सिटीजन रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस प्रीवियस ईयर अपने इनकम टैक्स के ना जो क्राइटेरिया दिए हैं उसको चेक करने हैं। पिछले साल वो केवल 18 दिन रहा इंडिया में, क्योंकि वो 18 अप्रैल को जा चुका है, तो 18 अप्रैल से पहले इंडिया में रहा होगा। उसके बाद वो इंडिया आया ही नहीं, मतलब पिछले साल केवल 18 दिन रहा, ना तो 182 फुलफिल कर रहा है और ना ही 60। ठीक, बी पे आएंगे। ठीक है, गौतम left USA for 10th March 2019 after lived in India for 20 years। इंडिया वापस आया 10 सितंबर को। ठीक है, तो यहां पे हमको दोनों कंडीशन चेक करने होंगे। अब अगर हम सितंबर को काउंट करें तो सितंबर में वो रहता है हमारे इंडिया में 21 डेज। ठीक है, 10 सितंबर से लेके 30 तक कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर में रहता है, अक्टूबर में 31 डेज। नवंबर पे रहता है 30 डेज। दिसंबर पे रहता है 31, दिसंबर पे 31, जनवरी पे भी 31, फरवरी पे 28 और मार्च पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ मार्च पे वो रहता है 31। इज दैट क्लियर? अब यहां से हमको कैलकुलेट करना है, तो 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, टोटल होते हैं बेटा 203 दिन। 203 दिन, इसका मतलब उसने बेसिक कंडीशन पूरा कर लिया, 182 डेज एज वेल एज 60 डेज। तो मेरे बच्चे यहां पे लिखेंगे गौतम फुलफिल बेसिक कंडीशन as well as additional condition as he lived in India for past 20 years। ठीक है, पिछले 20 साल से इंडिया में रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरे कर लिए होंगे। तो इसको हम बोलेंगे हेंस
गौतम is ordinary resident. Ordinary resident. This is your solution. कुछ इस तरह से आपको भी एग्जाम में प्रेजेंट करना है, लिखना है। बी के बाद अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। मिस्टर जॉन फॉरेन प्लेयर हैं, इंडिया आते हैं हर साल, 2008-9 से आ रहे हैं, हर साल आते हैं 120 दिन के लिए, ठीक है। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना है, तो हमको 2021 एंड 22 में पहले चेक करना है, क्या वो 182 डेज इंडिया में है? नहीं है। तो फिर क्या वो 60 डेज इंडिया में है? हाँ जी, ये हैं। 182 डेज के लिए 120 डेज के लिए वो हर साल इंडिया आते हैं, तो वो उन्होंने 60 डेज का क्राइटेरिया तो क्रॉस कर लिया। अब मुझे इसके साथ पिछले 4 सालों में 365 डेज भी काउंट करने हैं। और चूंकि क्वेश्चन में बताया गया कि वो हर साल इंडिया आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में हर साल वो 120 दिन के लिए इंडिया आते रहे होंगे, ठीक है। तो 4 साल इंटू 120 अगर हम कर दें तो ये होता है 480 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने दूसरा वाला बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया, पहला वाला नहीं कर पाए, दूसरा वाला किया। और अब आते हैं एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन में क्या बोला गया? वो कि कोई 10 साल में कोई सा भी 2 साल इंडिया में बेसिक कंडीशन फुलफिल किया हो। और ये भाई साहब 2008-9 से इंडिया में 120 दिन के लिए हर साल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 2 साल बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन पूरा किया होगा, प्लस 7 ईयर में 730 डेज चाहिए हमको, ठीक। तो 120 दिन इंटू 7 ईयर्स, क्योंकि वो तो हर साल 120 दिन के लिए आ रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 840 डेज। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लिए। अब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने के बाद उनका स्टेटस क्या होगा? बेसिक कंडीशन तो फुलफिल किया ही, एडिशनल भी फुलफिल किया। इज दैट क्लियर? तो इनको हम लिखेंगे हेंस मिस्टर जॉन फुलफिल both conditions so he will be ordinary resident this will be your answer। ये कुछ इस तरह से होगा। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है श्री अमिताभ बच्चन इंडियन सिटीजन है, अमेरिका गए 1 अप्रैल 2021 को फिल्म शूटिंग के लिए, ठीक है जी। इल हेल्थ वो इंडिया से ही हैड टू स्टे जस्ट आफ्टर शूटिंग, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 25 ऑफ सितंबर 2021। चलिए तो जरा अपना टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 1/4/2021 और ये है 31 मार्च 2022। ध्यान से भाई साहब कब गए इंडिया से? 1 अप्रैल को ही चले गए, 1 अप्रैल को चले गए और वापस कब आए हैं? 25 ऑफ सितंबर को, ठीक। 25 सितंबर को वापस आए हैं। वो फिर 8 दिसंबर को फिर चले गए, 8 दिसंबर को फिर चले गए और फिर फरवरी में आ गए। कब? कौन से फरवरी? 15 फरवरी, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिया में वो नहीं रहे थे, इस पर्टिकुलर पीरियड में वो इंडिया में थे। फिर इस टाइम वो इंडिया में नहीं रहे और इस टाइम वो इंडिया में थे। तो हमको काउंट करने हैं डेज, यहां से लेके यहां तक। 25 सितंबर, अगर हम सितंबर का मंथ देखें तो हमारे पास यहां 6 डेज बच जाते हैं। सितंबर में 6 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर में केवल 8 दिन, 8 डेज, ठीक है जी।
तो ये एक इनका इंडिया में स्टे कैलकुलेट कर लेंगे। 15 फरवरी टू 31 मार्च ऑफ 2002 यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। फरवरी में वो रहे हैं इंडिया में 13 डेज, और फरवरी के बाद मार्च में वो पूरा रहे हैं 31। चलिए जरा टोटल करते हैं बेटा। 6 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 8, तो यहां पे होता है 75। यहां पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 प्लस 31 ये हो जाता है 44। ठीक है, अगर हम 75 प्लस 44 कर दे तो फाइनल आंसर उनका स्टे आता है 119, है ना। स्टेज इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया, हाँ 119। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन ने ना बेसिक कंडीशन पहला वाला पूरा नहीं किया, बेसिक का फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं किया, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरा किया है। आप थोड़ा सा गलत है बेटा। गलत इसलिए हैं क्योंकि मैंने उसके साथ ना कुछ एक्सेप्शन भी आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई इंसान क्रू मेंबर है, अगर कोई इंसान इंडियन ओरिजिन है, या फिर कोई इंसान अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, तो उसके ऊपर 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं होगा, उसके ऊपर 182 डेज का क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। और इस वजह से हम अमिताभ बच्चन के लिए केवल 182 डेज का क्राइटेरिया ही काउंट करेंगे, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। तो भले ही वो भारत के सिटीजन जरूर हैं, बट यहां पे लिखेंगे हेंस मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन डजंट फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन, एनी बेसिक कंडीशन, सो ही इज नॉन रेसिडेंट। ये आपके नॉन रेसिडेंट होंगे क्योंकि उन्होंने बेसिक कंडीशन पूरा नहीं किया। तो ये आपका कुछ इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर एक्स लेफ्ट फॉर जापान ऑन 15 मार्च 2019 आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 15 ईयर। मतलब 15 मार्च 2019 से पहले 15 साल तक रेगुलर बेसिस पे इंडिया में रह रहे थे, कहीं नहीं गए थे। ही केम बैक ऑन 31 अगस्त 2021। ठीक है। कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। चलिए जी, हमको तो सबसे पहले यहां पे डेज काउंट करने हैं। वापस कब आए? अगस्त में। तो अगस्त के मंथ में जब वो आए तो उसका एक दिन हो गया अगस्त का। ठीक है। सितंबर में आएंगे, सितंबर में आपका हो गया कितना? 30 डेज। अक्टूबर में 31, नवंबर पे 30, दिसंबर पे हो जाएगा आपका 31, जनवरी पे 31, जनवरी पे 31, फरवरी पे 28 और मार्च में 31। इन सबका तो पहले हम टोटल कर लेते हैं। 1 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 31, तो आंसर आता है 213। 213 दिन इंडिया में रहे हैं। ठीक है जी, ये बात तो कंफर्म हो गई। इसका मतलब उन्होंने 182 डेज या फिर 60 प्लस 365 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। इज दैट क्लियर? अब इसके बेसिस में हम उनको मान लेंगे रेसिडेंट। अब हमको चाहिए एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बस उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 15 साल से इंडिया में रह रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 15 साल में उनके दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गए होंगे। तो हम इनको अब रेसिडेंट नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर मेरी बात बेटा? इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। क्या बोला गया है? एक्स इज इंडियन फॉरेन सिटीजन। 2000 ही केम टू इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 105 डेज। अप्रैल महीने में 105 दिन के लिए वो इंडिया आते हैं, अप्रैल महीने से स्टार्ट करके।
कंप्यूट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स, दो अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं, आप भी दो अलग अलग सिचुएशन, दो कॉलम बना लेंगे। पहला लिखेंगे एक्स इज नॉट, एक्स इज नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और दूसरा केस दिया हुआ है एक्स वॉज बॉर्न इन पुणे, पुणे लिखो या इंडिया लिखो, इन पुणे। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अब ये दो अलग अलग क्राइटेरिया देने का मकसद क्या है क्वेश्चन का, आप इसको समझिए। एक्चुअली अगर कोई इंडियन सिटीजन ना हो, एक्चुअली अगर कोई इंडियन ओरिजिन ना हो, तो वहां पे हम लेते हैं 182 डेज या फिर 60 प्लस 365 डेज, ये बेसिक कंडीशन के लिए। तो चूंकि पहला कंडीशन बोला है कि वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहली बात, प्रीवियस ईयर में क्या वो 182 डेज थे? नहीं थे, क्योंकि वो हर साल 105 दिन के लिए आते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज थे। यस। प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मैं इसको पूरा लिख दूं, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में क्या वो 365 डेज इंडिया में थे? वो कैसे कैलकुलेट होगा? आप सिंपली 105 इंटू 4 कर लीजिए, क्योंकि वो हर साल आते थे 105 दिन के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है जी। तो इन्होंने पहला सेकंड बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया। ठीक, फिर आगे चेक करते हैं। क्या वो पिछले 10 साल में 2 साल इंडिया में रेसिडेंट कहला रहे हैं? बिल्कुल कहला रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल या 2 बार वो 60 डेज या उससे ज्यादा रहे होंगे। इसका मतलब पिछले 10 सालों में 2 बार उन्होंने बेसिक कंडीशन फुलफिल किया। प्लस प्लस एडिशनल का सेकंड कंडीशन बोलता है पिछले 7 सालों में 730 डेज, तो वो एक्चुअली में 105 डेज इंडिया में रहते हैं। इनटू हम कर देंगे 7, क्योंकि हर साल 105 दिन के लिए इंडिया आते हैं। तो इंटू 7 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 735। इसका मतलब उन्होंने दूसरा वाला एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर लिया। अब इनका स्टेटस बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब जरा सेकंड पे आएंगे। हमने बोला एक्स वॉज बोर्न इन पुणे, इसका मतलब यह हुआ कि वो इंडियन ओरिजिन है। क्या है वो? इंडियन ओरिजिन है। और इंडियन ओरिजिन जब होता है बेटा, तो वहां पे 60 डेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रह जाता, वो रिप्लेस हो जाता है 182 डेज से। अब हमको ये भी चेक करना है कि क्या वो पिछले साल इंडिया में 182 दिन थे, हाँ या ना। तो सिंपली वो पिछले साल केवल 105 दिन ही इंडिया में रहे। इसका मतलब वो बेसिक कंडीशन किसी भी तरह से फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक, तो आपको एडिशनल कंडीशन देखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो सिंपली आप इनको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे बच्चे। मिस्टर एक्स जो है वो जर्मन नेशनल है, इंडिया में अपॉइंट किया गया है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 1/4/2018, 4 साल पहले ही। ठीक है, ऑन जनवरी 31st 2019 he goes to Iran on deputation for a period of 3 years but leave his wife and children in India. On May 1st 2020 he came to India, 1 मई 2020 को इंडिया आए और अपनी फैमिली को 30 जून 2020 को लेके जा चुके हैं। He returned to India and joins his original job on 2nd February 2022. Compute his residential status for the assessment year 22 और 23। ठीक है मेरे बच्चे, सिंपल सी बात। हमको डेटा चाहिए 2021 से 2022 का। ठीक, और इसके दौरान अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वो 2 फरवरी को इंडिया आए हुए हैं।
इसका मतलब वो इंडिया में रहे हैं फरवरी के मंथ में केवल 26 डेज और मार्च में 31। अगर हम 26 प्लस 31 करें तो फाइनली इंडिया में केवल 57 डेज उनका स्टे है और 57 डेज ना तो 182 के क्राइटेरिया क्रॉस करता है और ना ही 60 को, तो हम सिंपली उनको नॉन रेसिडेंट कंसीडर कर लेंगे। आगे एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता, नॉन रेसिडेंट बन जाता है, तो अगला कंडीशन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर मित्रा, a citizen of UK, came to India for first time on 1/5/2015. ठीक, he stays here without any break for 3 years. पिछले 3 साल से मतलब 2015 से लेके 2018 तक वो रह रहे हैं और बांग्लादेश के लिए 1/5/2018 को गए। वो इंडिया आए 1/4/2019 को और वापस यूके गए 1/12/2019 को। He was posted back in India 20/1/2022. Compute his residential status for the assessment year 2022 and 23. ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमको कुछ चीजें चेक करनी है बेटा। तो हम इसका पुराना हिसाब यहां से क्लियर करेंगे। 2015-16 में, जस्ट सेकंड, 2015-16 में वो पूरे इंडिया में 335 डेज रहे। इसका मतलब इस साल उनका स्टेटस रेसिडेंट का होगा। ठीक, 2016-17 से 2016-17 में वो इंडिया में 365 दिन रहे हैं, 365 दिन रहे हैं, तो भी वो हमारे इंडिया के रेसिडेंट रहे होंगे। और आगे देखेंगे 2017-18 में वो इंडिया में इस साल भी 365 दिन रहे हैं, तो उस साल भी वो हमारे इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे। 2018-19 में वो इंडिया में केवल 31 डेज रहे हैं। इस वजह से ये इस साल नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे इस साल के लिए। 2020-21 में 2019-20 आएगा ना, 2019-20 में वो इंडिया में आप कैलकुलेट करेंगे तो रह गए 245 डेज। ठीक है, जहां पे उनको स्टेटस मिल जाएगा रेसिडेंट होने का। 2020-21 में एक दिन भी इंडिया में नहीं रहे हैं, तो नॉन रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा। और मेरे बच्चे 21-22 में हमको बेसिकली यहां पे ज्यादा फोकस करना है। वो हमारे इंडिया में रहे हैं 72 डेज, जो कि हमारे बेसिक कंडीशन के सेकंड पार्ट को फुलफिल करता है। इसकी वजह से हम उनको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है जी। ये सारा कैलकुलेशन हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो हमारे इंडिया में 182 वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, लेकिन हाँ वो 60 डेज वाला क्राइटेरिया बेसिक कंडीशन जरूर पूरा करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ईयर से पहले 4 साल का रिकॉर्ड और चेक करूंगा। इस ईयर से पहले 1, 2, 3, 4 इनको और कैलकुलेट करूंगा। अगर यहां 365 फुलफिल होता है तो मैं ये बोल दूंगा कि उन्होंने बेसिक कंडीशन फुलफिल किया है, जो कि नजर आ रहा है। आप चाहो तो टोटल करके देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेसिक कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर लिया। अब और भी चेक करना है हमको। ठीक है, और भी चेक करना है हमको। क्या चेक करना है कि पिछले 10 साल में, अब 10 साल का डेटा तो है नहीं, लेकिन जितना डेटा है उसमें क्या वो 2 साल इंडिया के रेसिडेंट रहे हैं? हाँ जी, कई बार रहे हैं। 2 साल क्या, कई बार रहे। ठीक है, प्लस क्या वो पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे हैं? मेरे बच्चे उससे ज्यादा रहे हैं। आप अगर टोटल करेंगे इन सबका तो 2 साल का ही 730 डेज हो जाता है, 16-17 एंड 17-18 का। तो बाकी अगर आप टोटल करें तो उससे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, मैं एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं। तो हम उनको अपने इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान के चलेंगे।
क्लियर? एग्जाम में कोशिश कीजिएगा मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप भी कुछ ऐसा टेबल्स बना लीजिए, आपके मार्क्स और कंफर्म होंगे, बल्कि आपके मार्क्स कहीं कटने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया शिव कुमार इंडियन सिटीजन है, यूएसए के लिए इंडिया को छोड़ के गए अपने जॉब के लिए। प्लीज इस बात को समझेंगे बेटा, जॉब के लिए। तो हमको अगर कोई बंदा जॉब के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो आप लोगों को तो पता ही होगा उसके लिए 60 डेज वाला बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होता, वो 60 डेज रिप्लेस हो जाता है 182 डेज के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर 22-23, अगर उससे पहले उन्होंने इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, हम बस यहां पे ये चेक करेंगे कि भाई साहब 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में कितने दिन रहे थे। तो वो 21 तारीख को इंडिया छोड़कर गए, 21/9/2021 को। ठीक है, और उसके बाद वो शायद कभी वापस नहीं आए हैं इंडिया, है ना। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ले लेंगे मार्च, और अगला आ जाएगा अप्रैल, सॉरी अप्रैल से लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर। अप्रैल का हो जाता है 30 डेज, मई का 31, जून का 30 और इसका 31, अगस्त का 31, सितंबर का 21। सबका अगर आप टोटल लगाएंगे तो 174 डेज होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वो तो 60 डेज से ज्यादा रहा है। मेरे बच्चे पहले ही समझा चुका हूं कि अगर कोई बंदा अपने जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके ऊपर 60 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके ऊपर वो जो 60 डेज का क्राइटेरिया है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा 182 डेज से। अल्टीमेटली शिव कुमार को हम स्टेटस देंगे नॉन रेसिडेंट का, क्योंकि भाई साहब ने कोई सा भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। राम इज कर्ता, यहां पे एचयूएफ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट आप वीडियो से अच्छे से कवर कीजिए पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ज्यादा क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। राम इज कर्ता ऑफ एचयूएफ, ही वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 1 मई 2021, 1 मई को बाहर गए और वापस आ गए 10 फरवरी 2022 को। लग तो ऐसा रहा है कि पूरे साल भर बाहर रहे। इन हिज एब्सेंस ऑफ द बिजनेस द फैमिली वॉज कंट्रोल्ड बाय हिज ब्रदर। The family has business in India as well as in China. जो बिजनेस है वो इंडिया में भी है और चाइना में भी है। बेटा यहां पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एचयूएफ का बिजनेस पार्शियली या होली अगर इंडिया से कंट्रोल और मैनेज किया जाता है तो उसको हम रेसिडेंट तो पहले ही मान लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखेंगे एज बिजनेस was controlled in India partly or wholly. So HUF will be resident. अब हमको ये चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में फॉल करेंगे या नॉट ऑर्डिनरी। अब उसके लिए हमको चाहिए कर्ता का ट्रैवल हिस्ट्री। कर्ता इंडिया छोड़ के कब गए, 1 मई 2022 को। ठीक है, 1 मई 2021 को। समझने की बात क्या है कि अगर वो 1 मई को जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अप्रैल में पूरे मंथ रहे होंगे, तो अप्रैल मंथ का उनका इंडिया में स्टे हो जाएगा 30 डेज का, और फिर वो वापस आए, पूरा साल भर बाहर रहे और वापस आए कब, वो वापस आए 10 फरवरी को।
तो फरवरी मंथ का उनका इंडिया में स्टे हो जाएगा 18 दिन का, ठीक। और मार्च में भी तो रहे होंगे 31 डेज। जरा टोटल करेंगे बेटा कितना आता है, 31 प्लस 18 प्लस 30, ये होता है 79 डेज, ठीक है, 79 डेज। अब 79 डेज अगर कोई इंडिया में स्टे करता है तो पहला बेसिक कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं होता, लेकिन हाँ बेसिक का सेकंड कंडीशन जरूर फुलफिल हो जाता है। इसका मतलब वो हमारे इंडिया में रेसिडेंट तो हो गए। अब ये चेक करना है कि क्या उन्होंने एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, बिल्कुल किया। क्यों लिखा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, और बिजनेस जो है वो उनका पास्ट सेवरल ईयर से चल रहा है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इससे पहले वो कभी बाहर गए ही नहीं थे, और चूंकि कभी बाहर नहीं गए थे इसका मतलब वो बोथ एडिशनल कंडीशन बोथ एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे एचयूएफ को स्टेटस मिलेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होने वाला है। आप अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, सबसे अच्छा वही होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बोला गया ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, ओके। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ रखा है। ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी इन प्रीवियस ईयर 2021-22 इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। मेरे बच्चे, हमने बोला कंपनी के लिए आपको एक बात बताई थी कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है या कोई भी इंडियन कंपनी, वो हमेशा हमारे इंडिया की रेसिडेंट कंपनी मानी जाएगी। बट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर वो इंडिया में ऑपरेट करती है, उनका मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा इंडिया में स्टैब्लिश है, तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे, और यही आपका आंसर होगा। आंसर लिखेंगे मेरे साथ, व्हेन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी is in India, it is treated as resident in India, resident in India। ये छोटा सा आंसर। तो हमने सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी के कर लिए।